बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी। ये भी साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंतहाई अहम टॉपिक है, मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी। देयर आर 6 मॉडल ऑफ एबनॉर्मेलिटी, यानी कि एबनॉर्मेलिटी के जो हैं वो 6 मॉडल हैं। ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है जी। पहला है जी द बायोलॉजिकल मॉडल। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह ये एक्सप्लेन करता है एबनॉर्मल बिहेवियर को और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स क्या हैं, ठीक है। देन हम करेंगे साइकोडायनामिक मॉडल। साइकोडायनामिक मॉडल में भी हम नॉर्मल एबनॉर्मल फंक्शनिंग देखेंगे और उसकी ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है जी। ये तीसरे नंबर पर है द बिहेवियर मॉडल। बिहेवियर मॉडल में भी हम देखेंगे कि बिहेवियरिस्ट जो थे वो किस तरह से नॉर्मल फंक्शनिंग को डिफाइन करते हैं और इसके अलावा बिहेवियर ट्रीटमेंट कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। फिर है जी द कॉग्निटिव मॉडल। कॉग्निटिव मॉडल में भी हम देखेंगे कि कॉग्निटिव थ्योरिस्ट किस तरह एबनॉर्मल फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करते हैं और कॉग्निटिव ट्रीटमेंट क्या क्या है। ये मैं आपको वन बाय वन वीडियो बना के दूंगी, उसमें आपको पता चलेगा। मतलब जैसे 7 स्कूल ऑफ थॉट हमने पढ़े थे, इसी तरह हम 6 मॉडल ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ पर अब काम करेंगे। इसके बाद ह्यूमनिस्टिक जो फिफ्थ इसका मॉडल है, ह्यूमनिस्टिक में मैं आपको बताऊंगी कॉल रॉजर की थ्योरी, उसके बाद गेस्टाल्ट, फिर स्पिरिचुअल व्यूज़, फिर उसके अलावा इसकी असेसिंग करेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट मॉडल जो है यानी कि सोशो कल्चर मॉडल, इसके ऊपर बात करेंगे। सोशो कल्चर मॉडल जो है यानी कि द फैमिली सोशल एंड मल्टी कल्चर परस्पेक्टिव देखेंगे। इसमें हाउ डू फैमिली एंड सोशल थ्योरिस्ट एक्सप्लेन द एबनॉर्मल फंक्शनिंग, ठीक है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट देखेंगे और फिर हम इन सारे मॉडल की जो है वो क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं द बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ एबनॉर्मेलिटी की। द मॉडल अडॉप्ट अ मेडिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि ये जो मॉडल है एबनॉर्मेलिटी का ये टोटली मेडिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर बेस करता है। मेन फोकस इज द साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी इज एन इलनेस ब्रॉट अबाउट द मेल फंक्शनिंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, टिपिकली पॉइंट टू द प्रॉब्लम इन एन एनाटॉमी और ब्रेन केमिस्ट्री। यानी कि सबसे पहली बात इस मॉडल में ये है कि जी जो हमारी ये एबनॉर्मेलिटी आती है किसी भी इंसान के अंदर, वो उसकी एक स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर जो है डिस्टर्बेंस होती है या ख़ास ऑर्गन के अंदर डिस्टर्बेंस होती है, जो कि जी ब्रेन केमिस्ट्री को या फिर जो है एनाटॉमी को चेंज कर देती है, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट ये है कि हाउ डू बायोलॉजिकल थ्योरिस्ट एक्सप्लेन द एबनॉर्मल बिहेवियर, यानी कि बायोलॉजिकल थ्योरिस्ट ने किस तरह से एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन किया है। फर्स्ट सी द एरिया ऑफ द एग्जामिनेशन इज ब्रेन एनाटॉमी। यानी कि जी अगर एबनॉर्मेलिटी हमने देखनी है तो सबसे पहले हमें ब्रेन एनाटॉमी का पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जी द ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन एंड थाउजेंड ऑफ द बिलियन ऑफ स्पोर्ट सेल्स। यानी कि हमारे जो ब्रेन है उसकी टोटल कंपोजिशन क्या है, ये जो है बायोलॉजिकल मॉडल बताता है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें, जैसे न्यूरॉन है हमारे अंदर, सपोर्ट सेल, गेलिया सेल्स हैं, ये किस तरह से जो है ना हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। Within the brain, large number of neuron from distinct area are called brain regions, यानी कि ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स होते हैं जहाँ पर डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा जी थ्योरिस्ट कहते हैं कि क्लिनिकल रिसर्च हैव डिस्कवर्ड कनेक्शन बिटवीन द सर्टेन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड प्रॉब्लम इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन। यानी कि ब्रेन के जो स्पेसिफिक एरियाज हैं, जैसे हमने पढ़ा कि जी ब्रेन में है न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, नर्व सेल प्रेजेंट है, स्पोर्ट सेल प्रेजेंट है, तो इनके किसी एक खास जगह पर जो है कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से जो है वो एबनॉर्मेलिटी कॉज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हॉक्टन डिजीन एंड द बेजल गैंग्लिया एंड कॉटेक्स, यानी कि बेजल गैंग्लिया और कॉटेक्स के अंदर जब कोई मेल फंक्शनिंग आ जाती है या फिर वहाँ पे कोई ख़राबी आ जाती है, उसकी केमिस्ट्री में कोई मसला आ जाता है, तो हमें हॉन्गटिंग डिजीज़ जो है वो उसका सामना करना पड़ता है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि अ सेकंड एवेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन इज ब्रेन केमिस्ट्री। सबसे पहले हमने बात की ब्रेन एनाटॉमी की, अब हम देखेंगे ब्रेन केमिस्ट्री जो है वो किस टाइम नॉर्मल बिहेवियर को कॉज करती है। अच्छा जी, कहता है कि इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू आउट द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस दैट ट्रेवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, ठीक है। मतलब कि क्या होता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू जो है वो सिग्नल जो है थ्रू आउट द बॉडी को क्या करते हैं, कन्वे करते हैं, ठीक है। एन इम्पल्स फर्स्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम न्यूरॉन डेंड्राइट्स ट्रेवल डाउन टू द एक्सोन एंड इट्स ट्रांसमिटेड टू द नर्व एंडिंग ऑफ द न्यूरॉन। यानी कि ये बताया गया, आपको पाथवे बताया गया कि किस तरह से एक नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रेवल करती है न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। उसके बाद कहता है कि न्यूरॉन डू नॉट एक्चुअली टच, यानी कि एक दूसरे को टच नहीं करते, ठीक है। दे आर सेपरेटेड बाय स्पेस दैट इज साइनेप्टिक क्लाफ्ट, यानी कि यहाँ पे जो है इनके दरमियान एक स्पेस होता है जिसे साइनेप्स कहते हैं, और उस साइनेप्स के अंदर जो होते हैं वो न्यूरो रिलीज होते हैं जो कि मैसेज को कन्वे करते हैं।
An electric impulse reach nerve ending. The ending is stimulated, release a chemical neurotransmitter that travel across the synaptic space and receptor on the dendrites of neighboring neurons. यानी कि अब जी केमिकल की बात हुई है, यानी कि हमारी जो ब्रेन केमिस्ट्री है उसमें डिफरेंट किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो कि मैसेज को कन्वे करते हैं। ठीक है जी। सम न्यूरोट्रांसमीटर टेल रिसीविंग न्यूरॉन टू फायर, अदर न्यूरोट्रांसमीटर टेल न्यूरॉन टू स्टॉप फायरिंग। यानी कि कुछ जो होते हैं वो फायर का मैसेज लेके आते हैं और कुछ जो होते हैं वो स्टॉप फायर का मैसेज लेके आते हैं। यानी कि कुछ इनिशिएटर होते हैं और कुछ इनहिबिटर होते हैं। ठीक है जी। अब क्या होता है कि रिसर्चर हैव आइडेंटिफाइड डोजन ऑफ एनटी, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर का जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद जो है हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज करते हैं सेरोटोनिन को, डोपामिन को और गाबा। ये ऐसे प्रोटीन्स या ऐसे हार्मोन्स आप इनको कह सकते हैं जो कि हमारे अंदर डिफरेंट फंक्शंस को, डिफरेंट मूड्स को कमांड करते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद कहता है कि स्टडी इंडिकेट दैट द एब्नॉर्मल एक्टिविटी इन सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर कैन लीड to specific mental disorder. For example, depression has been linked to the low activity of serotonin and norepinephrine। यानी कि जी अगर हमारे अंदर जो ये सेरोटोनिन है ये क्या हो जाए, लो हो जाए, तो हमारे अंदर डिप्रेशन की जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो दो बातें बताता है। पहली बात कि ब्रेन एनाटॉमी की डिस्टर्बेंस की वजह से, और दूसरी बात ये कि ब्रेन केमिस्ट्री की डिस्टर्बेंस की वजह से जो हमारे अंदर डिफरेंट किस्म के जो हैं वो डिसऑर्डर कॉज हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इन एडिशन रिसर्चर हैव लर्न दैट द मेंटल डिसऑर्डर आर सम टाइम रिलेटेड टू द एब्नॉर्मल केमिकल एक्टिविटी इन द एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अलावा जी हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके अंदर भी एब्नॉर्मेलिटी जब आ जाती है तो वो भी हमारे डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर को कॉज करती है। यानी कि जी एंडोक्राइन रिलीज हार्मोन दैट प्रोपल बॉडी ऑर्गन्स इनटू एक्शन। यानी कि कुछ ऐसे एंडोक्राइन हैं ग्लैंड जो है वो हमारे अंदर रिलीज होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को प्रोपिगेट करते हैं या उनको जो है वो प्रमोट करते हैं। ठीक है। अब एबनॉर्मल सिक्रीशंस हैव बीन लिंक टू द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। लेकिन अगर ये सिक्रीशंस जो हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रमोट करती हैं या हमारे डिफरेंट फंक्शंस को कमांड करती हैं, ये एबनॉर्मल होना शुरू हो जाए तो क्या होता है जी हमारे अंदर एबनॉर्मल जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल cortisol release is related to the anxiety and mood disorder। यानी कि अगर हमारे अंदर cortisol एक हार्मोन है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होता है तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर एंजाइटी और मूड डिसऑर्डर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब थर्ड एरिया ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज। अब हम बात करेंगे जेनेटिक्स के ऊपर, यानी कि जेनेटिक्स कैसे जो है एबनॉर्मेलिटी काज करते हैं। एबनॉर्मेलिटी इन द ब्रेन एनाटॉमी केमिस्ट्री आर समथिंग दैट रिजल्ट फ्रॉम जेनेटिक इनहेरिटेंस। यानी कि वो ये बात करता है कि हमारी जो ब्रेन एनाटॉमी है और ब्रेन केमिस्ट्री है जो उसके अंदर डिस्टर्बेंस होती है, बेसिकली उसका लिंक होता है हमारी जेनेटिक इनहेरिटेंस से। हमारे जेनेटिक बेसिस जो होते हैं वो इस चीज़ को कमांड करते हैं। स्टडीज सजेस्ट दैट द इनहेरिटेंस प्ले अ पार्ट ऑफ द मूड डिसऑर्डर। यानी कि हमारे जो मूड डिसऑर्डर हैं, शिज़ोफ्रेनिया है, मेंटल डिसऑर्डर है, इनके अंदर जो है वो इनहेरिटेंस बहुत अहम किरदार अदा करती है। It appeared that the most cases several gene combine to produce our action and reaction। यानी कि हमें पता है कि हमारे डिफरेंट जीन्स जो होते हैं वो हमारे डिफरेंट एक्शंस और रिएक्शंस को कमांड करते हैं। ठीक है। तो ये भी एबनॉर्मेलिटी के अंदर काज आ जाती है। उसके बाद फोर्थ एरिया जो है, फोर्थ एरिया इज फोकस ऑन द बायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज की। Abnormalities pass through the evolution. Genes that contribute to mental disorders are viewed as unfortunate occurrence। यानी कि जो हमारे अंदर जीन जो है मेंटल डिसऑर्डर को काज करते हैं वो अनफॉर्चुनेट अकरेंस रखते हैं। ठीक है। सच एज जीन मे बी म्यूटेशन, यानी कि म्यूटेशन की वजह से वो जीन आ सकते हैं हमारे अंदर सच जीन्स में बी इनहेरिटेंट आफ्टर अ म्यूटेशन इन द लाइफ लाइन, यानी कि फैमिली लाइन। यानी कि अगर हमारी फैमिली लाइन के अंदर जो है म्यूटेशन आ जाए तो भी ये जीन हमारे अंदर आ सकते हैं। ठीक है। सच जीन्स में भी सच जीन में भी रिजल्ट विद अ नॉर्मल एवोल्यूशन प्रिंसिपल। यानी कि ऐसे जीन हो सकता है कि एवोल्यूशनल प्रिंसिपल्स की वजह से हमारे अंदर आ जाएं, कुछ ऐसी एवोल्यूशन तब्दीलियों की वजह से आ जाएं। उसके बाद जी एवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट आर्ग्यू दैट द ह्यूमन रिएक्शन एंड जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर देम हैव सर्वाइव्ड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम बिकॉज दे हैव हेल्प्ड इंडिविजुअल थ्राइव एंड अडेप्ट। यानी कि वो कहते हैं कि थ्योरिस्ट इस बात पर बिलीव करते हैं, एवोल्यूशन थ्योरिस्ट, कि कुछ ऐसे जीन्स भी हमारे अंदर इसलिए आ जाते हैं ताकि हम जो है अच्छे से अच्छा सर्वाइवल कर सकें और अडेप्टेशन बना सकें। ठीक है। One example of this is the fear response. In today's world, however, those genes and reactions may not be so adaptive. This model has been criticized and remain controversial, yet receive considerable attention. ये जो मॉडल था इसमें ज़्यादातर वो जो बातें मतलब एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव में देखी गई, तो इसको ज़्यादातर अथेंटिक बात को नहीं कंसीडर किया गया, यानी इसको क्रिटिसाइज किया गया ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जी यहाँ पर चलते हैं द फिफ्थ एवेन्यू ऑफ रिसर्च एग्जामिन बायोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शन। कुछ ऐसे भी हमारे अंदर बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं जो कि किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन प्रोवाइड अनदर पॉसिबल सोर्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड बायोकेमिकल डिस्फंक्शन। यानी कि कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को ख़राब करते हैं, हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर को, हमारी बायोलॉजिकल जो केमिकल कंपोजिशंस होती हैं उसको डिसफंक्शन कर देते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल शिज़ोफ्रेनिया एंड प्रीनेटल वायरल एक्सपोजर, यानी कि शिज़ोफ्रेनिया और प्रीनेटल वायरल एक्सपोजर जो है वो दोनों सेम है। यानी कि अगर प्रीनेटल वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो शिज़ोफ्रेनिया का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जी द साइंटिफिक इंटरेस्ट इन वायरल एक्सप्लेनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैज़ बीन ग्रोइंग इन द पास्ट डिकेड। यानी कि कुछ ऐसे वायरल एक्सप्लेनेशंस भी हैं जो कि साइंटिफिकली ये सजेस्ट करते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं वो पास्ट डिकेड में बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि जी एंजाइटी और मूड डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के ऊपर कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स किस तरह से होती हैं। बायोलॉजिकल प्रैक्टिशनर अटेम्प्ट टू पिन पॉइंट द फिजिकल सोर्स ऑफ डिसफंक्शन टू डिटरमिन द कॉज ऑफ ट्रीटमेंट। यानी कि जो बायोलॉजिकल एक प्रैक्टिशनर होता है या बायोलॉजिकल प्रैक्टिस करने वाला होता है वो क्या करता है कि वो पिन पॉइंट उसी जगह को टारगेट करता है अपनी मेडिसिन, अपने ड्रग्स के थ्रू जिसमें प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है। अब देयर आर 3 जनरल टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो 3 तरह की हैं। सबसे पहले ड्रग थेरेपी आती है, फिर आती है जी इलेक्ट्रोकॉन्वोल्यूसिव थेरेपी, फिर है जी साइकोसर्जरी। 50s heralded the advent of psychotic tropic medications, the changed fairly bleak outlook for a number of mental disorder, yet the revolution has produced some major problems। यानी कि जो ड्रग रेवोल्यूशन आया था उसके अंदर जी डिफरेंट किस्म के ड्रग्स जो थे वो रिलीज़ किए गए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर के में हेल्पफुल थे, ठीक है। अब जी जो ड्रग्स हैं उनमें सबसे पहले एंटी एंजाइटी ड्रग होते हैं, फिर उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं, फिर एंटी बाइपोलर ड्रग्स होते हैं और एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं। यानी कि डिफरेंट किस्म के ड्रग्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ट्रीट करने में। नेक्स्ट हमारी जो ट्रीटमेंट है वो है इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इट्स यूजेस टू इंडिकेट सिविल डिप्रेशन पर्टिकुलरली व्हेन ड्रग्स एंड द थेरेपिस्ट हैव फेल्ड। यानी कि अगर थेरेपिस्ट और ड्रग्स जो हैं वो अपना काम करना छोड़ दें, एक बंदे को जो दोबारा से वापस से उसको रिकवर करने में हेल्पफुल ना हो, फेल हो जाए, तो जी फिर हम ये थेरेपी यूज़ करते हैं। यानी कि ये मोस्ट स्वेयर फॉर्म है थेरेपी की, ठीक है। दिस ट्रीटमेंट इज़ यूज टू ऑन 10 ऑफ द 1000 ऑफ डिप्रेसिव पर्सन एनुअली। अब ये जो ट्रीटमेंट है ये तकरीबन हज़ारों में से एक बंदे को दी जाती है जो कि डिप्रेशन का, शदीद डिप्रेशन का शिकार हो। सर्जरी और न्यूरो सर्जरी। साइकोसर्जरी फाइंड इट्स हिस्टोरिकल रूट इन द ट्रिपिनेशन। ट्रिपिनेशन जो थी जी एक थेरेपी थी जिसमें क्या किया जाता था कि लोग ये समझते थे पुराने ज़माने के कि इसके अंदर जो है एबनॉर्मेलिटी इस वजह से कि इसके अंदर कोई बदबू चली गई है, तो वो जो थे सर में जो है उसको सुराख कर देते थे और फिर उसके बाद कहते थे कि इसमें से जो भी फ्लूइड निकलेगा वो उसके ज़रिए से वो बुरी चीज़ इसके अंदर से निकल जाएगी, ठीक है। तो जो साइको सर्जरी है वो थोड़ी सी रूट उसकी बेस करती हैं किससे, ट्रिफिनेशन से। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, हमारी स्कल को ओपन किया जाता है और फिर उसके बाद सर्जरी की जाती है। द फर्स्ट लोबोटोमी वॉज परफॉर्म्ड इन द 1930s। यानी कि जो लोबोटोमी एक सर्जरी का नाम है जो कि 1930s में सबसे पहले परफॉर्म की गई थी, ठीक है। द प्रोसीजर नाउ इज़ मच मोर प्रिसाइज दैन द पास्ट बट इट इज़ कंसिडरली एक्सपेरिमेंटल एंड यूज्ड ओनली इन एक्सट्रीम केसेस। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो साइको सर्जरी है वो बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और अगर इसको परफॉर्म किया जाता है तो बहुत प्रिसाइजली किया जाता है। थोड़ी सी भी ऊंच नीच होने की वजह से जो है वो पेशेंट की जान जा सकती है, यानी कि लॉस्ट की जो है वो ज़्यादा हो उम्मीद होती है बजाय के रिकवरी की। सो इसको तभी यूज़ किया जाता है जबकि बहुत ज़्यादा स्वेयर केसेस होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम असेस करेंगे इन बायोलॉजिकल मॉडल्स को, जो कि बायोलॉजिकल मॉडल में हमने जितने भी पर्सपेक्टिव पढ़े, अब हम उनको असेस करेंगे इसकी स्ट्रेंथ क्या है और इसकी वीकनेसेस क्या हैं। सो पहले स्ट्रेंथ्स को देख लेते हैं फिर वीकनेसेस को। जी स्ट्रेंथ हम देख लेते हैं। बायोलॉजिकल मॉडल अर्न्स कंसीडरेबल रिस्पेक्ट इन द फील्ड, ठीक है। सबसे पहले ये कि ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल मॉडल है। इसके अलावा इट कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस वैल्यूएबल न्यू इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जी रिसर्च होती रहती है तो न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफन मीन ग्रेटर रिलीफ। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होती हैं उनका रिलीफ मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ वीकनेसेस की कि इस मॉडल की वीकनेसेस क्या क्या हैं। पहली इसकी वीकनेस ये है कि द बायोलॉजिकल मॉडल कैन लिमिट रादर देन इन्हांस आवर अंडरस्टैंडिंग। यानी कि ये क्या करता है, लिमिट कर देता है अंडरस्टैंडिंग को। इसके अलावा इट इज़ क्रिटिसाइज एज बीइंग सो सिंपलिस्ट, यानी कि ये सिंपलिस्ट है इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अनडिजायरेबल नेगेटिव इफेक्ट्स। इसके अलावा जी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होती हैं उनकी कुछ ऐसे नेगेटिव अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी आते हैं जिनको जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आज मैंने आपको बताया
बताया बायोलॉजिकल मॉडल के बारे में एब्नॉर्मेलिटी के। नेक्स्ट मैं आपको बताती जाऊँगी इसके जो बाकी मॉडल्स हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप वीडियो देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।